हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपिका एसडी कैंपस की तरफ से आज लेकर आई हूं फिर से आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। किस ईयर का पेपर है ये? तो भाई बच्चों ये है 2022 का हमारा जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, उसमें जीके जीएस के कैसे क्वेश्चंस आए थे उन सबको हम यहां सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूं यहां पर कि सैनिक स्कूल की तैयारी करने वाले सारे बच्चे जो भी सैनिक स्कूल के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम अभी टारगेट कर रहे हैं 2025 को। तो 2025 में कैसा आपका पेपर आ सकता है, अब तक कैसे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं सैनिक स्कूल में, उसको देखते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से आ जाएंगे ऑनलाइन, सेशन को अभी लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे की नोटिफिकेशन जो है बच्चों आपको मिलते रहें। ठीक, जल्दी जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे क्लास में, और सबके साथ में सेशन को जो है शेयर कर दो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी आ सकें। जो भी बच्चे, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए, उन सबको जल्दी से लेकर आ जाओ। और उससे पहले हम जो क्वेश्चंस हैं यहां पर सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि 2022 में कैसा एग्जाम रहा है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस। क्या भैया, ऐसा है कि आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठेंगे, अपनी नोटबुक लेकर बैठो और पेन लेकर बैठो, और जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगी यहां, मैं आपको बताऊंगी भाई कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा है, किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसको आप नोट करेंगे ताकि आपके माइंड में चीजें रहें। रेडी है सारे बच्चे? रेडी है? जल्दी से यस बोलो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि रेडी हैं आप लोग। रेडी है तो जल्दी से बोलेंगे यस मैम। और उसके साथ ही हम शुरू करेंगे यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी से अपने नोटबुक खोल लो, अपना पेन लेकर बैठ जाओ और देखो, एक एक क्वेश्चन को नोट करो। उसका जो आंसर है ना, जैसे मैं क्वेश्चन पूछती जा रही हूं तो उसका जो आंसर है उसको नोट करो। पहले आप अपने अकॉर्डिंग आंसर को नोट करेंगे, फिर जब मैं इसका आंसर बताऊंगी तब फिर आप चेक करेंगे कि आप सही थे या नहीं। ठीक है, समझ में आया? होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इन विच स्पोर्ट इज द टर्म नॉकआउट यूज। एक टर्म होता है नॉकआउट, वो कौन से गेम में, कौन से स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है। तो यहां पे है आर्चरी, बॉक्सिंग, गोल्फ या फिर बिलियर्ड्स। कौन सा ऐसा गेम होता है जिसमें नॉकआउट टर्म का यूज किया जाता है? बताओ जल्दी से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे और अपने नोटपैड पर भी नोट करेंगे। दोनों काम करने हैं, कमेंट बॉक्स में भी बताना, नोटपैड पर भी नोट करना है सबको। प्रीवियस ईयर पेपर है भैया 2022 का, 2022 का क्लास 6 का। पर क्लास 9th के बच्चे भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये तो पता चलेगा कि आप लोगों की जो नॉलेज है, आप लोगों की जो तैयारी है वो कैसी है। 9th के बच्चे भी कर सकते हैं। इससे आप लोगों को आइडिया होगा कि आप कितना पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि 9th का लेवल तो इससे भी ज्यादा हार्ड होगा, तो इससे आप लोगों को आइडिया लगेगा। चलो बताओ जल्दी से, इसका सही आंसर जो है क्या होगा? ठीक है, ओके, ठीक है, चलो मैं बताती हूं। इसका सही आंसर होगा बेटा बॉक्सिंग। बॉक्सिंग जो गेम होता है वहां पर नॉकआउट बोला जाता है, ये टर्म यूज किया जाता है। और नॉकआउट किस कंडीशन में बोला जाता है? जब दो प्लेयर फाइट कर रहे होते हैं, तो उनमें से कोई एक प्लेयर जब अनेबल कंडीशन में होता है, फाइट करने की कंडीशन में नहीं होता है, तो वहां पर ये टर्म यूज किया जाता है नॉकआउट। समझ में आया? क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है
द रीडिंग अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑन रिएक्टर स्केल कैन कॉज द सर्व डैमेज। जो रिएक्टर स्केल होती है उस पर जब बहुत ज्यादा, रिएक्टर स्केल का यूज कब किया जाता है? जब भूकंप आता है, सिंपल सी बात है। तो रिएक्टर पैमाने पर जो एक माप होती है वो कितनी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से गंभीर लेवल पर क्षति यानी कि हार्म हो जाता है, डैमेज होता है। तो क्या स्केल, रिएक्टर स्केल पे वो क्या नंबरिंग होगी जिसकी वजह से सीरियस डैमेज होगा? 7, 6, 5 और 4 क्या नंबर होगा? ये मैंने क्लास में आप लोगों को बताया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि मैंने क्लास में ये करवाया है आप लोगों को। सो जल्दी से इसका आंसर करो, क्या इसका सही आंसर होगा? रिएक्टर स्केल जो होता है उस पर किस नंबर पर सबसे ज्यादा डैमेज होता है? बताओ। 7 नंबर, 6 नंबर, 5th नंबर और 4th नंबर। ठीक है, ओके। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 7 और कुछ बच्चे बोल रहे हैं 6। तो बेटा यहां जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा? 7 नंबर। 7 नंबर जो होता है, रिएक्टर स्केल जो होती है। अच्छा, रिएक्टर स्केल का यूज तो किया जाता है भूकंप, जो अर्थक्वेक आता है उसको मापने के लिए। अब जो एक मशीन होती है जिसके थ्रू भूकंप को मापा जाता है उसका नाम क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे। उस मशीन के ऊपर ही ये एक स्केल होती है जिसको रिएक्टर स्केल बोला गया है। अब ऐसे तो बोला नहीं जाएगा कि भूकंप 4 किलो आ गया, भूकंप 5 किलो आ गया, तो उसे किसी ना किसी पैमाने पर तो बताना पड़ेगा ना कि भाई क्या स्केल है। तो उसके लिए नाम दिया गया है रिएक्टर स्केल। मतलब कि 7 रिएक्टर स्केल, भूकंप कितना आया? 7 रिएक्टर स्केल आया। 6 रिएक्टर स्केल, या रिएक्टर स्केल पर कितना आया? 5 आया, 6 आया, 7 आया। वैसे तो बोलेंगे नहीं 1 लीटर भूकंप आ गया या 1 किलो भूकंप आ गया, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, है ना। सो एक जो मशीन होती है जिसके थ्रू हमें भूकंप का पता लगता है उसका नाम आपको बताना है। क्या नाम है उसका? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। समझ में आया कितना? जब 7 नंबर होता है ना रिएक्टर स्केल पर, जब 7 नंबर पर भूकंप आता है तो ये सीरियस डैमेज होता है। इसकी वजह से बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और ह्यूमंस को भी बहुत डैमेज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which bacteria is responsible for the formation of curd? दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया ऐसा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? और भाई उस बैक्टीरिया को हम खाते भी हैं। तो मैंने आप लोगों को क्लास में क्या बताया था? मैंने बताया था कि भाई कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। अब जो बैड बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे? वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हमारे लिए हार्मफुल होंगे, उसकी वजह से हम पड़ जाते हैं बीमार। लेकिन कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, या हम कह सकते हैं वो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो उन बैक्टीरियाज को हम खाते हैं। जी हाँ, उन बैक्टीरियाज को हम खाते हैं। किस फॉर्म में? किसी ना किसी फॉर्म में। जैसे कि दही जब बनता है ना, दूध से जब दही बनता है तो एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। उस बैक्टीरिया का नाम बताना है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है। विब्रियो कॉलेरा है, या फिर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है, या फिर बैसिलस रेडिसिकोला नाम का बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? भैया हम बड़े चाव से खाते हैं उसको, बताओ जल्दी से क्या इसका सही आंसर होगा। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है ना बेटा, इनको नोट भी करना है। सो इन्हें नोट करो, इनके जो आंसर है उनको अपनी नोटबुक में नोट करो और यहां कमेंट बॉक्स में भी बताओ जल्दी से।
जल्दी से बताएंगे, जल्दी से कमेंट करो सारे बच्चे, जल्दी 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 कमेंट करो, मैं सबके कमेंट्स देख रही हूं। सबके कमेंट्स देख रही हूं मैं, जल्दी से कमेंट्स करो। लव्यांश, काव्या, अनन्या, स्नेहा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो मैं बताती हूं इसका राइट आंसर क्या होगा भैया। इसका राइट आंसर होगा बेटा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का जो बैक्टीरिया है वो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, दूध से दही बनाने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और भाई हम इसको बड़े चाव से खाते हैं और इसको हम फ्रेंडली बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। ह्यूमन बीइंग का ये फ्रेंड होता है, बहुत अच्छा। समझ में आया? क्लियर है? चलो इसका आंसर क्या होगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है Which one of the following statement is true about the fossil fuel? फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू है, यानी सत्य है? सो दे आर रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि वे नवीनीकरणीय संसाधन होते हैं, या फिर दे आर फाउंड विद इन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि वे अर्थ क्रस्ट पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, परतों की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, या फिर दे आर फॉर्म्ड ओवर द कोर्स ऑफ 10 ईयर, 10 वर्षों के दौरान बनते हैं, या फिर मतलब 10 ईयर में बन के तैयार हो जाते हैं, या फिर फोर्थ वाला हमसे पूछा गया है ऑप्शन दे आर रिमेन्स ऑफ द वन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वे कभी जीवित जीवों के, यानी कि एक टाइम पीरियड पहले, बहुत सालों पहले कभी ये जीवित जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी जीवित जीव थे उनसे मिलकर बने हैं, उनके ये अवशेष हैं। तो क्या होगा इन चारों में से सही आंसर, बताओ। बताओ क्या होगा, अच्छे से पढ़ो पहले इसको, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। अच्छे से पहले हमें पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है कि क्या होगा सही आंसर, बताओ। और नोट भी करना अपने नोटपैड पर, ठीक है? इसका आंसर नोट करते जाना, हर एक क्वेश्चन का आंसर नोट करना है हमें। दे आर रिमेन्स ऑफ वन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स बने हैं, मैंने क्लास में भी बताया था, जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं वो किस वजह से, या तो जितने भी एनिमल्स हैं वो मिट्टी के अंदर दब गए और फिर मिलियंस ईयर तक वो उसी कंडीशन में रहे। अब जब मिलियंस ईयर तक वो उसी कंडीशन में रहे तो वहां पर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ता चला गया, प्रेशर बढ़ गया वहां पर, और लेयर्स जो हैं, जो लेयर है सॉइल की, जो लेयर है वो उसके ऊपर चढ़ती चली गई और बहुत सारी लेयर्स हो गई और वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिर मिलियंस ईयर के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। सो इसका सही आंसर जो है वो फोर्थ इसका सही आंसर है, दे आर रिमेन्स ऑफ वन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर हुआ? फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भाई, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये आपका, और आपसे पूछा गया है कि जो भगवान बुद्ध थे, वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, यानी कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है वो कहां पर हुई थी, कहां हुई थी? लुम्बिनी में हुई थी, बोध गया में हुई थी, सारनाथ में हुई थी, या कुशीनगर में उनको एनलाइटमेंट हुआ था? तो क्योंकि इससे पहले तो ये कौन थे, नॉर्मल गौतम थे, लेकिन भगवान बुद्ध के तौर पर ये कब निकल कर आए, और जब इन्होंने तपस्या, देखो भगवान बुद्ध जब बने, जब इन्होंने तपस्या की, अब जब तपस्या की तो ये कौन सी जगह है जहां इनका एनलाइटमेंट हुआ था? बताओ जल्दी से, इन चारों में से क्या, कौन सा आंसर सही होगा?
बताओ। बताओ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं लुम्बिनी। अच्छा ठीक है। लुम्बिनी नहीं बेटा, लुम्बिनी नहीं होगा। लुम्बिनी तो वो जगह है जहां पर ये वॉर्न हुए थे। लुम्बिनी नाम की जो जगह है यहां पर ये पैदा हुए थे। जो जगह है जहां इनको एनलाइटमेंट हुआ था और उसके बाद ये भगवान बुद्ध बन गए थे, उस जगह का नाम है बोध गया। बी इज द राइट आंसर। और एक प्लांट था जिसका नाम क्या है, बोधि प्लांट। बोधि प्लांट था, वहां पर इनने 49 डेज तक क्या की, तपस्या की, और 49 डेज के बाद में इनका एनलाइटमेंट हुआ। ठीक, क्लियर हुआ। लुम्बिनी तो वो जगह है जहां पर ये वॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे लुम्बिनी में। बोधि गया में इनका एनलाइटमेंट हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो बल्ब है जिसकी वजह से रोशनी होती है, अब तो हर जगह सीएफएल लग गई है ना। सो बल्ब कम यूज किया जाता है। आज भी अगर कोई छोटे मोटे गांव होंगे, रूरल एरिया होगा, तो वहां पर कोई यूज कर लेता है, अदरवाइज सीएफएल यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो बल्ब है, ये जो रोशनी है, कैसे क्रिएट की गई, किसने बनाई थी, किसने इसको इन्वेंट किया था इलेक्ट्रिक बल्ब को, कि बिजली से रोशनी भी की जा सकती है। किसका आइडिया था ये सबसे पहले? तो बताओ उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, या फिर मैरी क्यूरी, या फिर सीवी रमन? बोलो, जल्दी से कमेंट में बताएंगे और साथ साथ में अपने नोटपैड पर भी लिखेंगे। अगर कोई बच्चा गलत आंसर भी लिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तो सही आंसर आपको बता ही रही हूं, राइट आंसर मैं बता रही हूं, तो आप राइट कर लेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे, है ना। जैसे ही मैं करेक्ट आंसर बताऊंगी, अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत है तो आप तुरंत उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। यस, किसने किया था? ठीक है, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। किसने किया था? जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको इन्वेंट किसने किया था भैया? उसको किया था थॉमस अल्वा एडिसन। अब जल्दी से मुझे बताओ, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किस चीज की खोज की थी, क्या इन्वेंट किया था? ये मैं बता चुकी हूं आप लोगों को पहले भी, जल्दी से बताओ, इसका आंसर दो। सेकंड वाले जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किस चीज को इन्वेंट किया था? जी हाँ, बिल्कुल सही। किसको किया था? फोन, टेलीफोन। टेलीफोन जो है वो किसने ढूंढा था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है। मैरी क्यूरी केमिस्ट्री में रिसर्च की, और सीवी रमन जो है उन्होंने किसमें की? फिजिक्स में। रमन प्रभाव जो है वो दिया था, रमन इफेक्ट, ठीक, सीवी रमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है हमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ग्रेविटेशन अफेक्ट ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटी होती है वो केवल अर्थ को ही प्रभावित करती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ग्रेविटेशन पुल्स आयरन। जो ग्रेविटी होती है वो लोहे को अपनी तरफ खींचती है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ग्रेविटेशन प्रिवेंट्स थिंग्स फ्रॉम फ्लोटिंग। जो ग्रेविटी होती है वो चीजों को तैरने से रोकती है। एंड फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एरोप्लेन डू नॉट फ्लाई इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। जो हवाई जहाज होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में उड़ नहीं पाते हैं।
4 स्टेटमेंट ये आपके सामने हैं। अब इन चारों में से आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। क्या इनमें से इनकरेक्ट है, बताओ जल्दी से, नोट भी करते जाना है, नोट भी करना है और भैया इनमें से जल्दी से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम डी होगा, ठीक है, देखो आपने एक आप लोगों ने बहुत, जैसे आप लोग फोन वोन चलाते हैं तो आप लोगों ने देखा सुना होगा उसके बारे में, बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। अब बर्मुडा ट्रायंगल क्या है, वहां पे उस एरिया में कोई एयरप्लेन जाएगा, कोई शिप जाएगी, तो जैसे ही उस एरिया में जाते हैं तो वो क्या होते हैं, बर्मुडा ट्रायंगल जो होता है उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अब साइंटिस्ट कभी पता ही नहीं कर पाए कि आखिर उस जगह पर क्या है, एंड फाइनली साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हो सकता है यहां पर ग्रेविटी का जो एरिया है बहुत ज्यादा हो। सो इस वजह से क्या होता है, जो शिप हैं, प्लेन्स हैं, वो क्या होते हैं, ग्रेविटी की वजह से उसमें खिंच के अंदर चले जाते हैं और कुछ भी पता नहीं चलता उसका। ठीक, तो सिंपल सी बात है, एक यहां पर स्टेटमेंट है कि गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है, ये तो हो गया करेक्ट स्टेटमेंट, भैया करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन हमें कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। और कई बार गुरुत्वाकर्षण की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में प्लेन या शिप जो होते हैं वो नहीं जा पाते हैं। ठीक है, कई बार ग्रेविटी जो होती है चीजों को तैरने से रोकती भी है, लेकिन यहां पर एक बात बोली गई है, ग्रेविटेशन अफेक्ट ओनली द पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केवल एक भाग को प्रभावित करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी के किसी एक भाग को प्रभावित नहीं करता है, और ना ही ऐसा है कि जो ग्रेविटी होती है वो सिर्फ अर्थ पर ही हो। अगर हम बात करते हैं, जब मैंने आपको सोलर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था वहां कि भाई ग्रेविटी की वजह से ही जो प्लैनेट्स हैं ना अपनी अपनी जगह पर हैं, वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हैं। एक दूसरे की ग्रेविटी लग रही है यूनिवर्स में, इसलिए ये लोग अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अगर एक दूसरे के साथ में ग्रेविटी के साथ ये बंधे ना होना तो फिर तो सब मतलब गड़बड़ हो जाएगा। आज सोचो मार्स ना वीनस में चला जाए, वीनस आ जाए मार्स के ऑर्बिट में, अब ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, तो ये बंधे नहीं है एक दूसरे से। इसलिए जो ग्रेविटी है ना वो पूरी यूनिवर्स में है, और इसी वजह से हमारा सोलर सिस्टम बंधा हुआ है। तो ग्रेविटी जो होती है ना वो अर्थ के किसी एक भाग को अफेक्ट नहीं कर रही है, ग्रेविटी पूरी अर्थ पर है, ना कि किसी एक भाग पर है, एक पार्ट पर है। समझ में आया? तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाला है हमारा। सो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ग्रेविटी तो हर जगह है और पूरी अर्थ पर है, और पूरी अर्थ पर अब अगर ग्रेविटी ना हो तो सोचो कैसा रहेगा। इंडिया में ग्रेविटी है तो इंडिया के लोग तो भाई अर्थ पर हैं, और हमने देखा कि इंडिया से जैसे हम चले जाते हैं अमेरिका की साइड चले जाते हैं, अमेरिका में ग्रेविटी नहीं है तो वहां के लोग क्या हवा में उड़ेंगे? नहीं, पूरी अर्थ पर ग्रेविटी है। और स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण अर्थ के केवल एक भाग को प्रभावित यानी अफेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे पूछा गया एक बहुत ही फेमस टेंपल है जिसका नाम है मीनाक्षी टेंपल। ये कहां पर है ये पूछा गया है, तो बताओ जल्दी से, ये उज्जैन में है, बनारस में है, मदुरई में है, या फिर रामेश्वरम में है? मीनाक्षी टेंपल कहां पर है? जल्दी जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भाई मीनाक्षी टेंपल जो है ये कहां पर है, और मीनाक्षी टेंपल किस गॉड का है? गॉड का है या गॉडेस का है? किसका है? यस, नहीं, उज्जैन में नहीं है। मीनाक्षी टेंपल जो है वो कहां है बच्चा? मदुरई में है। मदुरई में है, और किसको समर्पित है?
कौन सी गॉडेस का है, तो हमें समझ में आ रहा है मीनाक्षी तो किसी लड़के का नाम नहीं हो सकता, किसी बॉय का नाम तो हो नहीं सकता, किसी मेल का नाम तो नहीं है ये। क्या मेल का नाम है मीनाक्षी? नहीं भैया, ये तो किसी फीमेल का नाम है। तो किसको है? भगवान शिव की जो पत्नी है पार्वती जी, उनको समर्पित है ये। ठीक है, किस नाम से है? मीनाक्षी टेम्पल। क्लियर हुआ? आगे मूव करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि what process is involved in cloud seeding, which is technique that induced rain। मतलब कि जो क्लाउड सीडिंग होती है वह कौन सी प्रक्रिया है क्लाउड सीडिंग में, जो एक ऐसी तकनीक है जो बारिश को प्रेरित करती है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, दुबई में क्या किया गया? क्लाउड सीडिंग की गई और उसका इतना ज्यादा गलत इंपैक्ट हुआ, इस तरह से चीजें डिस्ट्रॉय हुई पूरे दुबई में कि वहां पर बारिश ऐसी हुई कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। प्लेन पर जो आपका क्या कहते हैं एयरप्लेन जो हैं वो सारे के सारे रुक गए, कोई कहीं जा नहीं पा रहा है, पूरे दुबई में पानी पानी। उन्होंने क्या किया था? आर्टिफिशियल रेन करवाई थी। ठीक, उसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं आपका ये क्वेश्चन। क्लाउड सीडिंग में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, कौन सी प्रोसेस जो है वो शामिल होती है क्लाउड सीडिंग में, जो एक ऐसी तकनीक यानी ऐसी टेक्निक होती है जिसकी वजह से बारिश करवाई जाती है, बारिश करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है। ठीक, तो अब जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। ए में क्या पूछा गया है? ए में कहा गया है कि अडॉप्टिंग एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट डिपेंड ऑन क्लाउड्स, यानी कि बादलों की जो निर्भरता होती है, डिपेंडेंसी होती है, बादलों पर डिपेंड कृषि पद्धति को अपनाना। फर्स्ट। सेकंड क्या बोला गया है? सेकंड में बोल रहे हैं वो व्हेन वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर कूल्स, जो वाटर वेपर्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है? कूल हो जाती हैं, एंड कंडेंस अराउंड अ पार्टिकल ऑफ द डस्ट एंड सॉल्ट, यानी कि वायुमंडल में जब जलवाष्प जो होती है वो ठंडी हो जाती है और धूल और नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, चारों ओर से क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है, मतलब कि कंडेंस हो जाती है। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट कह रहा है बादल बनना और आकाश में, उन्हें आकाश में रखना, यानी मेकिंग द क्लाउड्स, और क्या करते हैं? उन्हें आकाश में रख देते हैं, आसमान में रखना। एंड डी इज क्या बोल रहा है? बादलों को बिखेर कर एक बीज जैसी संरचना बनाना, यानी कि स्कैटरिंग द क्लाउड्स टू फॉर्म सीड्स लाइक स्ट्रक्चर। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? मुझे पता है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, तो जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। बताओ जल्दी से क्या इसका सही आंसर होगा, एंड मैं हो जाती हूं साइड। चलो बताओ क्या लग रहा है आपको। मैंने देखो हिंट दे दी, दुबई में अभी जो क्लाउड से रिलेटेड, क्योंकि बारिश वहां होती नहीं है तो आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है, आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई थी और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई दुबई में। आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे, है ना? चलो बताओ क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ओके, चल मैं ही बता देती हूं इसका आंसर। इसका आंसर जो है बेटा वो बी है। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है व्हेन वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, जो वाटर वेपर्स होती है, हमें तो पता ही हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होती हैं। जो वाटर वेपर्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर में होती हैं और वो कूल हो जाती हैं, यानी ठंडी हो जाती हैं और कंडेंस होकर अराउंड द पार्टिकल, कौन से पार्टिकल? डस्ट पार्टिकल, धूल के जो पार्टिकल होते हैं, नमक के जो पार्टिकल होते हैं, उनके साथ में उनके आसपास कूल हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं। तो जो बी वाला आंसर है हमारा वो बिल्कुल सही होगा। बादल बनाना, उन्हें आकाश में रखना, आसमान में रखना, स्काई में, ये तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये तो समझ में ही आ रहा है हमें कि सी हमारा आंसर नहीं है।
ए वाला आंसर भी नहीं है क्योंकि फार्मिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, और डी वाला आंसर भी हमारा नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो बी है। सबसे पहले तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हुआ करे ना, तो पहले तो ऑप्शंस देखा करो। क्वेश्चन तो देखा करो पर ऑप्शंस देखा करो, और ये देखा करो क्या ये क्वेश्चन क्या ये आंसर, ये जो चारों ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हमारे क्वेश्चन के साथ में मैच हो रहे हैं, ये देखा करो। जब ये समझ में आ जाएगा कि हमारे जो ऑप्शन हैं वो हमारे क्वेश्चन के साथ में मैच हो रहे हैं कि नहीं, तो आपको आंसर ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए आंसर को ढूंढना। ठीक, चलो अब यहां पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द अर्थ सपोर्ट्स इट्स बायोडाइवर्सिटी। पृथ्वी का यानी अर्थ का कौन सा भाग अपनी जैव विविधता का समर्थन करता है। सो फर्स्ट है बायोस्फीयर, सेंचुरी, इकोसिस्टम रिजर्व, या फिर बायोटिक कम्युनिटी, वोजोटिक कम्युनिटी। वोजोटिक कम्युनिटी क्या इसका सही आंसर होगा? ये वाला क्वेश्चन तो मैंने क्लास में पहले भी करवाया है और बहुत इजी है, बहुत इजी है इसका आंसर। बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है, सिंपल सी बात है, तो क्या होगा इसका आंसर होगा ए, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व इज द राइट आंसर। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चे की बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, यहां पर पता है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What do tissues help? जो टिश्यूज होते हैं हमारे, वो क्या करने में हेल्प करते हैं? फास्टर डेवलपमेंट करते हैं, डिवीजन ऑफ द लेबर अमंग द सेल्स, या फिर हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, या फिर बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है उसको बनाते हैं। क्या करते हैं टिश्यूज? इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? बताओ। बताओ जल्दी से क्या होगा सही आंसर? मैंने क्लास में बताया था, सेल्स से मिलके तो हमारी बॉडी बनती है, और जो टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, हमारी बॉडी को शेप एंड साइज देने में हेल्प करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डिवीजन द लेबर अमंग द सेल, कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन करते हैं, और इसकी वजह से, टिश्यूज की वजह से हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स को बनाते हैं टिश्यूज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, एक वॉर हुई थी 1971 में, उस टाइम पीरियड में हमारी सेना जो है, हमारी आर्मी, उसके चीफ कौन थे? हु वॉज द चीफ ऑफ द आर्मी ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर 1971? अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगी जो आ सकता है, तो पहले तो इसका आंसर दो, क्या होगा? जनरल पीवी कुमार मंगलम, या फिर फील्ड मार्शल SHFJ मनेकशॉ, या फिर आपके जनरल JN चौधरी, या जनरल KS थिम्पैया? कौन थे? ये भी थोड़ा सा टफ होगा, 9th वाले बच्चे भी आके सॉल्व करेंगे। सोचो, जब ये क्लास 6 का एग्जाम है, क्लास 6 का पेपर है आपका, ये इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 9th का लेवल कितना ज्यादा होगा, समझ रहे हो आप लोग? तो क्लास 6 में आके पेपर सॉल्व किया करो, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपके 9th का लेवल क्या होगा। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो है हमारे फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ। ये कौन थे उस टाइम पे? आर्मी चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी SHFJ मानेकशॉ। अब यहां पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जब इंडो
पाक वॉर हुआ 1971 में, तो इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा जा सकता है, तो बता देती हूं कौन थी भैया, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी इस टाइम पर, ठीक है। और उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान को अलग करवाया और उसको एक नया देश बनाया जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। अच्छा, एक देखो, दो क्वेश्चन तो मैंने बता दिए कि इंडिया से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो भैया इंदिरा गांधी थी। दूसरा, अब देखो तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है यहां पर। क्या बन सकता है तीसरा क्वेश्चन? कि इंडो पाक वॉर 1970 के बाद, जो 1970 हुआ, उसके बाद एक नए देश के रूप में उभर कर जो देश आया, एक नए देश के रूप में, एक नई कंट्री के रूप में उभर कर देश जो आया उसका नाम क्या है? तो यहां पे तीन ऑप्शन दे देंगे और चौथे ऑप्शन में आपको लिख देंगे बांग्लादेश। तो उसका नाम क्या था? 71 के बाद जो देश, एक नए देश के रूप में एक जो नाम आया सबके सामने, वो क्या था? बांग्लादेश। ठीक है, तीन क्वेश्चन हो गए यहां से आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमान रुश्दी ने किस किताब के लिए बुकर पुरस्कार जीता? मतलब एक बुकर प्राइज होता है, बुकर प्राइज फॉर विच बुक्स? किसने? सलमान रुश्दी वॉन द बुकर प्राइज फॉर विच बुक? कौन सी किताब उन्होंने लिखी थी जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज दिया गया था? अब ये बुकर प्राइज क्या होता है और कौन सी कंट्री इसे देती है, ये मैं बताऊंगी आपको बाद में। पहले इसका आंसर बताओ क्या है। देखो, मैंने कहा ना, बुक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। हर एक पेपर में आप देखेंगे बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। नोट भी करना सारे सारे क्वेश्चन, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो बाद में तो देखोगे नहीं आप लोग। नोट करके रख लोगे तो आपकी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर्स रहेंगे, आपको पता रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है, माइंड में रह जाएंगी चीजें। ठीक है, इसका सही आंसर है बेटा बी, मिडनाइट चिल्ड्रंस जो है, इस बुक के लिए सलमान रुश्दी को बुकर प्राइज दिया गया। अब ये जो बुकर प्राइज है ये किनको दिया जाता है? तो ये जो राइटर्स होते हैं उनको दिया जाता है, लेखकों को दिया जाता है। कौन सी कंट्री देती है? आयरलैंड जो है, आयरलैंड कंट्री बुकर प्राइज देती है। ठीक, और सबसे पहले इंडिया के कौन से पर्सन थे जिन्हें बुकर प्राइज दिया गया? तो सबसे पहले जो बुकर प्राइज दिया गया था वो दिया गया था 1981 में। किसको दिया गया था? अरविंदो। अरविंदो नाम के व्यक्ति थे, अरविंदो नाम के व्यक्ति थे, उनको दिया गया था। और लास्ट जो इंडियन है जिन्हें बुकर प्राइज मिला है, वो लास्ट हमें बुकर प्राइज मिला है 2008 में। दो 2008 में जो मिला है वो अरविंदो को मिला है। 2008 में अरविंदो को मिला है, और सबसे पहला जो दिया गया था वो 1981 में दिया गया था। ठीक, 1981 में सबसे पहला दिया गया था। समझ में आया? ये जो है 2008 में, 1981 में अरविंदो को नहीं दिया गया। 2008 में अरविंदो को दिया है, 1981 में जो है सलमान रुश्दी को दिया गया था। कौन सी किताब के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ठीक, हाँ, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन सी कंट्री देती है? आयरलैंड देती है इसको। ये तो बहुत इजी है, इसका तो आंसर मैं बताऊंगी ही नहीं, इसका आंसर तो आप लोग खुद करेंगे, बहुत इजी है।
Which vitamin deficiency leads to bleeding of gums, slow healing of wounds and aching the limbs? यानी कि कौन सी विटामिन की कमी की वजह से मसूड़ों में, गम्स में खून आता है, घाव हो जाते हैं और अंगों में दर्द होता है। बॉडी के पार्ट्स में क्या होता है? दर्द होता है। बॉडी पार्ट्स में नहीं, जो हमारा मुंह है ना, मुंह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि माउथ से स्मेल आना, मसूड़ों से खून निकलना, कोई ना कोई प्रॉब्लम होना, मसूड़ों में दर्द रहना, तो ये जो प्रॉब्लम होती है कौन सी विटामिन की वजह से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी या फिर विटामिन डी? और ये बहुत इजी है, इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर तो आप लोग ही बताएंगे। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। और विटामिन जो है, ये जो विटामिन है कौन से फ्रूट से, कौन से वेजिटेबल से हमें मिलता है, ये भी बताना है आप लोगों को। कौन सा फ्रूट, कौन सा वेजिटेबल ऐसा होता है जिससे ये विटामिन जो है हमें मिलता है? तो पहले, सबसे पहले तो विटामिन का नाम बता दो। ठीक है, आप लोगों के आंसर आ गए, विटामिन सी, बिल्कुल सही, विटामिन सी। और ये कौन से फ्रूट से मिलता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आपका ऑरेंज हुआ, आपका लेमन है और आपका आंवला है, इन सब में विटामिन सी होता है बहुत अच्छे से। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये तो बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंदा देवी किस राज्य में, जो नंदा देवी है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? केंद्र शासित प्रदेश तो यहां नहीं आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत पुराना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहां केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं आएगा, सीधा आएगा यहां पे नंदा देवी जो है वो किस राज्य में स्थित है, यानी कि विच स्टेट इज नंदा देवी लोकेटेड, इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में? बताओ जल्दी से क्या इसका सही आंसर होगा। नंदा देवी कहां पर है? नंदा देवी भैया हमारा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड, सी, उत्तराखंड में आपका नंदा देवी लोकेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। What does white color in the Indian national flag represent? जो व्हाइट कलर होता है फ्लैग में, इंडियन फ्लैग में जो व्हाइट कलर होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सेक्रीफाइस को, पीस एंड ट्रुथ को, या फिर प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ को, या इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, बिल्कुल सही। किस चीज को करता है? पीस एंड ट्रुथ, यानी शांति और सत्य को व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा केसरिया रंग होता है वो किसको? सेक्रीफाइस को, यानी बलिदान को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाइट कलर, पीस एंड ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक डांस होता है, उस डांस को जो नाम है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नेम्ड आफ्टर द प्लेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम? एक गांव का नाम है, उस गांव का नाम एक डांस के ऊपर है, एक डांस फॉर्म है जिस पर उस गांव का नाम है। तो बताओ जल्दी से वो कौन सा डांस है? कुचिपुड़ी डांस है, कथकली है, भरतनाट्यम है या मोहिनी अट्टम है? इनमें से एक जो डांस है वो बिल्कुल एक गांव है उसके नाम पर है। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम? हाँ, सही आंसर जो है इसका क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक डांस है जो कि एक गांव के नाम पर है। अब ये कहां पर है?
तो कहां है ये? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश नाम जगह है, स्टेट है हमारी, वहां पर ये ब्लेज जो है वो है। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया? भारत में ताजे पानी का जो सोर्स है वो कौन सा है? समुद्र का पानी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, समुद्र का पानी तो बहुत खारा होता है। नदी का पानी, समटाइम्स नदी जो है ताजे पानी का सबसे अच्छा सोर्स तो हो सकता था, ये हम आंसर दे सकते थे, लेकिन अगर ग्राउंड वाटर वाला आंसर ना होता तो ना तो ताजे पानी का सोर्स पूछा गया है, पानी का सोर्स नहीं पूछा गया, मीठे पानी का सोर्स नहीं पूछा है, रिवर वाटर नहीं होगा, पॉन्ड वाटर नहीं होगा, ग्राउंड वाटर जो होता है वो ताजे पानी का सोर्स होता है, क्योंकि यहां पे पूछा गया है ताजे पानी का। पानी का सोर्स या पीने के पानी का सोर्स नहीं पूछा है। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो दिमाग लगाना है हमें। सही आंसर जो है वो कौन सा है? ग्राउंड वाटर यहां पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, पारसी जो एक धर्म होता है, तो पारसियों की एक होली बुक है, उसके बारे में बताओ कौन सी होती है? पारसियों की होली बुक का नाम क्या है? बाइबल, जैद अवस्था, कुरान या फिर गुरु ग्रंथ साहिब? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, बाइबल तो हो नहीं सकती। बाइबल किसकी होती है? क्रिश्चियंस की होती है। कुरान किसकी होती है? मुस्लिम्स की होती है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख की होती है। तो जैद अवस्था नाम की जो बुक है वो किसकी है? पारसियों की किताब है, उनकी होली बुक है, जिसका नाम क्या है? जैद अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां, संयुक्त राष्ट्र जो है मुख्यालय उसका कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां है, यानी कि व्हाट इज द यूनियन नेशनल हेडक्वार्टर लोकेटेड? यूनियन नेशनल हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर लोकेटेड है? वियना में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या फिर ज्यूरिख में? कहां पर है? और ये आंसर भी बहुत इजी है इसका, सब लोग जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत इजी आंसर है। हाँ जी, बिल्कुल सही। कहां पर है भैया? न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड स्टेट का जो हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक, बात ही हो रही है यूनाइटेड, सिंपल सी बात है, तो समझ जाना चाहिए हमें कहां होगा। यूएसए की बात हो रही है, कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट की अगर बात हो रही है तो हमें समझ जाना है कि कहीं ना कहीं या तो हमारा न्यूयॉर्क में होगा। तो ज्यादातर इनके जो हेडक्वार्टर्स है ना वो न्यूयॉर्क में, अगर यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है तो ज्यादातर इनके हेडक्वार्टर्स की जो लोकेशन है वो क्या होगी? न्यूयॉर्क होगी। लेकिन फिर भी एक बार हमें थोड़ा सा याद कर लेना है, माइंड में रखना है। ठीक, सो यहां पे जो बात हो रही थी वो कहां की हो रही थी? यूनाइटेड नेशन की बात हो रही थी। सो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ गया, मतलब मजेदार, इसको पढ़ के तो ना आप लोगों को भूख लग जाएगी। कौन सी मिठाई जो होती है वो फ्राई होती है, डीप फ्राई होती है, चीनी की चाशनी में डूबी हुई होती है, गोल गोल होती है और ज्यादातर कैसे कलर की होती है? ऑरेंज कलर की होती है। तो गाजर का हलवा होता है, रसगुल्ला होता है, बाखड़वड़ी होती है या फिर जलेबी होती है? क्या है सही आंसर? गोल गोल होगी, चाशनी में डूबी होगी, ऑरेंज कलर की होगी, तो भैया जलेबी होगी हमारी। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था। अब यहां पर एक बुक है, बुक का नाम क्या है? एक उपन्यास है, एक नॉवेल है यहां पर। उस नॉवेल का नाम है थिंग टू लिव बिहाइंड। उसके लिए सुनीता देवी साहित्य पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, सुनीता देवी लिटरेचर अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो वो किसे मिला है, किसने जीता है? कनिका मुखर्जी, राम सूरी,
नमिता गोखले या फिर रीता चंद्रा? अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना, एक या दो क्वेश्चन दो करंट अफेयर से रिलेटेड आएंगे, बुक से रिलेटेड आएंगे, कौन सा मंदिर कहां पर है इससे रिलेटेड आएंगे, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड भी आएंगे एक आध क्वेश्चन, मॉन्यूमेंट की कौन से मंदिर है या कौन सी जगह कहां पर है, ठीक है, आगरा जो ताजमहल है वो कहां पर है, कौन से स्टेट में है, इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। खैर आप लोग इसका आंसर दे नहीं पाओगे, चलो मैं ही इसका आंसर बता देती हूं बेटा। इसका आंसर है नमिता गोखले। नमिता गोखले। अब आपको इतना पुराना याद नहीं करना है, आपको करना है आपके जो अभी एट दैट प्रेजेंट टाइम जब आप एग्जाम दोगे तो उससे पहले का 6 मंथ का आपको करंट अफेयर करना है तैयार, कि इस 6 महीने में क्या क्या हुआ है। उसकी टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इनमें से कोई एक वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखो वाटर पॉल्यूशन का रीजन, प्लास्टिक की बोतल अगर हम पानी में फेंक रहे हैं, ये भी एक रीजन है। जितने भी एनिमल्स हैं वो वॉक कर रहे हैं समुद्री तट पर, तो सिर्फ वॉक करना तो वाटर पॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। प्लास्टिक की बोतल पानी में फेंकना, हाँ ये एक पॉल्यूशन हो सकता है। कार में पेट्रोल, ये क्या हुआ? ये भी कोई ऑप्शन नहीं हुआ। तो यहां पे सबसे बड़ा जो वाटर पॉल्यूशन का एक रीजन है वो है किसी भी जहाज से तेल का रिसाव। अब देखो इसका मतलब क्या है मैम? तेल जो होता है, ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल जो होता है, वो आता है हमारा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो समुद्री रास्ते से ही आता है। अब प्लेन में लेके तो आएंगे नहीं, समुद्रों में भर के जो शिप होती है समुद्री रास्ते से, शिप में जो ऑयल है वो आता है, क्रूड ऑयल। अब क्या होता है, शिप में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो क्रूड ऑयल फैलना स्टार्ट हो जाता है समुद्र में। अब वो समुद्र में क्या करता है, ऊपर, अब पानी का हमें पता है कि पानी के ऊपर अगर ऑयल जो है वो क्या बना देता है, एक लेयर बना लेता है। अब जैसे ही वो लेयर बनाएगा तो क्या होगा, उसकी वजह से समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो मरने लगेंगे। सबसे बड़ा पॉल्यूशन का जो रीजन होता है वो होता है जो ऑयल है वो स्पिल हो गया किसी शिप के जरिए पूरे समुद्र में या पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में भी फैलता चला जाता है और जो समुद्री जीव जंतु हैं वो मरने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what other name is water cycle known as? वाटर साइकिल का एक अदर नेम भी है, वो क्या है? वाटर मूवमेंट साइकिल, एयर साइकिल, एयर साइकिल तो बिल्कुल नहीं होगा, हाइड्रोलॉजिक साइकिल या फिर टेक्टोनिक साइकिल। तो भैया देखो यहां पे एयर साइकिल तो नहीं होगा, टेक्टोनिक साइकिल भी नहीं होगा। टेक्टोनिक क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो मैंने बताया था जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं यही प्लेट्स। ये आपस में टकरा जाती हैं या एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ जाती है, तो ये कौन सी प्लेट्स होती हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। तो सिंपल सी बात है, ये भी नहीं होगा। अब यहां पे दो ऑप्शन बच रहे हैं, वाटर साइकिल का जो दूसरा नाम है वाटर मूवमेंट साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो वाटर मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो है नहीं वाटर मूवमेंट हो रहा है, नदी ने जो है अपना रास्ता बदल दिया, समुद्र ने अपना रास्ता बदल दिया, मूवमेंट हो रहा है क्या? नहीं, मूवमेंट नहीं हो रहा है यहां, तो भाई पहला वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। अब बचता है सिर्फ एक ही, तो भैया क्या है यहां पे? सी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो सही आंसर है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को किस नाम से जाना जाता है? वाटर साइकिल के नाम से, या वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल। लास्ट वाला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इट मीन्स बाय सीड पोड। जो सीड के ऊपर एक जो बीज होता है, बीज के ऊपर एक सीड कोट होता है, उसका मतलब क्या होता है? हार्ड कवर अराउंड द फूड स्टोर, या फिर हार्ड कवर अराउंड द बॉडी प्लांट, या फिर प्रोटेक्टिव आउटर कोट ऑफ अ सीड, या फिर हार्ड कवर अराउंड द रूट ऑफ द प्लांट। बताओ जल्दी से इसमें से सही आंसर क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सीड, सीड यानी कि बीज आपका,
सीट कोट, बीच के ऊपर एक कवर होता है, उसका मतलब पूछा है। तो सीट के ऊपर अगर कोई कवर है तो वो क्या करेगा, मैंने जब सीड वाला आप लोगों को क्लास में आपको एक चैप्टर पढ़ाया था सीड वाला, तो उसके ऊपर एक कवर होता है। वो कवर किस लिए होता है, क्योंकि सीड जो है अंदर वो तो एक हम कह सकते हैं एक एम्ब्रायो की फॉर्म में है, वो तो अभी धीमे धीमे जैसे ही उस सीड को सॉइल में डाला जाएगा, ठीक, और उसको एक एटमॉस्फेयर, एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर जो उसके लिए जरूरी होगा, वो एटमॉस्फेयर मिलेगा, पानी मिलेगी और सनलाइट मिलेगी, तो वो अपने आप बढ़ जाएगा, एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बेबी प्लांट बनेगा पहले और फिर बाद में प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उस सीड को, उस एम्ब्रायो को जो अंदर है छोटा सा जिससे एक प्लांट बनना है, उसको कवर करने के लिए एक सीड कोट होता है। तो वो किसके लिए होता है, द प्रोटेक्टिव आउट कोर ऑफ अ सीड, ताकि जो सीड है वो खत्म ना हो जाए, मर ना जाए, इसलिए उसके ऊपर एक हार्ड कवर होता है। सो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सी इज द राइट आंसर। तो ये थे आप लोगों के 25 क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करवाए, कौन से ईयर के, 2022 के। 2023 के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, और 2024 के भी क्वेश्चंस जो हैं, 24 का भी जो पेपर है वो हम सॉल्व कर चुके हैं यहां पर। तो जो भी नए बच्चे यहां जुड़े हैं क्लास में वो जाकर देख सकते हैं, आपको 2024 सैनिक स्कूल का, 2023 सैनिक स्कूल का और आज की क्लास से 2022 का जो पेपर है वो सॉल्व हो गया है, जीके जीएस का। सो आप लोग देख सकते हैं पुरानी क्लासेस भी, ठीक है, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, क्लास में आते रहिए। नेक्स्ट संडे हम 2021 का जो पेपर है वो लेकर आएंगे, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक अपना अच्छे से रहो, अपना ख्याल रखो, मन लगाकर पढ़ाई करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, बाय बाय।